इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। इंग्लिश में इंटरनेशनल सेशन 8:30 से 9:30 और लोकल मलयालम सेशन 9:30 से 10:30। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। डॉक्टर मनीष बीएचएमएस हैं जयपुर से, और जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना से एमडी भी उन्होंने किया है, और फिलहाल वडोदरा में रिपर्टरी में पीएचडी कर रहे हैं। अभी फिलहाल वे क्योर वेलनेस सेंटर मेरठ में अपनी होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एनटीईटी की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है, जिसमें 20 से अधिक उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं पीयर जर्नल। और आईएफपीएच में निरंतर मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड सेमिनार और टॉक्स देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस 2025 में डॉक्टर बी साहनी के सर के योगदान पे शोध पत्र भी प्रस्तुत किया है। तो आज का जो डॉक्टर मनीष का टॉपिक है वो है आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे होम्योपैथी का रोल थ्रू अ केस रिपोर्ट। तो डॉक्टर मनीष, यू कैन स्टार्ट योर सेशन। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक आईबीएस है। मेरा प्रेजेंटेशन बेसिकली फोन से शेयर नहीं हो रहा है, तो मैंने एक और डॉक्टर को बोला हुआ है शेयर करने के लिए। तो वो बेसिकली मतलब शेयर कर देंगे थोड़ी देर में, तो मैं ओके, उन्हीं का वेट कर रहा था ठीक है बस। ठीक है ठीक ठीक है। है, ओके। ओके, सो डॉक्टर नेहा मैम, क्या मैं आपको भेज सकता हूँ? यस श्योर, बिल्कुल। एक सेकेंड। और स्नेहिल कुमार नहीं ज्वाइन कर लिया उन्होंने। ओके स्नेहिल नाम से ज्वाइन किया उन्होंने, पंकज। ओके। तो वो प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर आप उस हिसाब से करें। प्रेजेंटेशन वो प्ले करेंगे, मैं सबसे बताते जाऊंगा। ओके ओके सो ओके। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक आईबीएस है। आईबीएस इज इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। मैं ये बता आज एक केस के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईबीएस को ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एलोपैथी हैज टेकन इट एज अ डिजीज विच कांट बी ट्रीटेड। ओके। सो आज की हमारी कोशिश बेसिकली ये रहेगी कि इसको समझा जाए कि आईबीएस होता क्या है, एंड देन उसके साथ ये समझा जाए कि आईबीएस को ट्रीट करना कितना मुश्किल या कितना इजी है। कैसा होता है आईबीएस के पेशेंट से मिलना, कैसा होता है आईबीएस के पेशेंट से बात करना, क्या होता है आईबीएस, इसको क्या ट्रीट करने के तरीके कैसे हैं, बिकॉज इट इज अ साइकोडायनामिक डिजीज। तो समझने की क्या क्या जरूरत है, गलतियों के क्या क्या स्कोप है, इन सारी चीजों के बारे में आज समझने की हम कोशिश करेंगे। सो बेसिकली आई एम डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। मैं इस समय क्योर वेलनेस सेंटर में काम करता हूँ, एंड आज हम जो समझेंगे वो एक केस के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन आईबीएस। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। सो आज हम इस चीज को चार पार्ट्स के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि आईबीएस क्या होता है, और आईबीएस के बारे में इतना पिक्यूलियर क्या है, क्या अलग है आईबीएस में जो नॉर्मल डिजीजेस में नहीं है। सेकंड, एक केस के माध्यम से समझेंगे कि इसकी डिटेल्स क्या होती हैं, उसमें हमने क्या क्या एनालिसिस यूज किया था। थर्ड, हम इसमें ये समझेंगे कि हमने क्या क्या अप्रोच यूज किया, क्या क्या इमोशन को समझा, और उस हिसाब से मेडिसिन क्या निकली। लास्टली हम ये समझेंगे कि और वेलनेस सेंटर क्या है और उसकी फिलोसफी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली ये पेशेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट दिया था, एंड जहाँ पे ये हमें समझा रहे थे, या इस पॉडकास्ट में इन्होंने थॉरोली ये चीज़ बार बार बोली है कि कैसे होम्योपैथी हैज हेल्प्ड हर कि आईबीएस को ट्रीट करने में। ठीक है। सो बेसिकली इनका जो पॉज कर लीजिए, स्लाइड को यहीं पे रोक लीजिए। सो बेसिकली इनको आईबीएस डी टाइप था। आईबीएस डी यानी कि आईबीएस डायरिया टाइप। परेशानी ये थी कि कुछ भी खाती थी तो इनको तुरंत वॉशरूम के लिए भागना पड़ता था। इसके लिए अब हम सब पहले ये समझ लेते हैं कि आईबीएस होता क्या है। सो आईबीएस इज बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक क्रॉनिक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक चलेगा।
फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो भी रिपोर्ट्स कराएंगे वो सारे के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे। तो मोस्टली पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते हैं आईबीएस में। इसका मतलब ये है कि वाइल द गट लुक्स नॉर्मल, यानी कि पेट दिखता तो नॉर्मल है, तो आप अगर कॉलोनोस्कोपी कराते हैं या कोई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराते हैं तो वो सभी चीजें नॉर्मल आएंगी। लेकिन उसका जो फंक्शन है वो उतना करेक्टली नहीं होता है, और इस वजह से डिस्कनेक्ट होता है इन द ब्रेन गट एक्सेस। तो ब्रेन गट एक्सेस क्या है? दिमाग का और पेट का जो वेगस नर्व के थ्रू एक सिंक्रोनिसिटी चल रही थी, वो किसी चीज की वजह से डिस्टर्ब हो गई, और उस डिस्टरबेंस की वजह से पेशेंट लॉन्ग टर्म से पेट के सिम्टम्स से जूझ रहा है। ये कैरेक्टराइज होता है कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के द्वारा, जैसे रिपीटेड पेन होते हैं आपके पेट में, या फिर आपके बाउल मूवमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, जहाँ पे डायरिया भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। जब हम आईबीएस के टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 मेन टाइप्स होते हैं। ज्यादातर इसमें तीन ज्यादातर टाइप्स दिखते हैं, तो मैं 3 टाइप्स की बातें यहाँ पे करूंगा। आईबीएस सी टाइप। आईबीएस सी इज बेसिकली कॉन्स्टिपेशन टाइप, जहाँ पे मोस्टली जो स्टूल होता है वो हार्ड या लंपी होता है। सेकंड होगा आईबीएस डी टाइप, दैट इज डायरिया टाइप, मोस्टली जो स्टूल होता है वो लूज या वाटरी होता है। एंड थर्ड इज आईबीएस एम मिक्स टाइप, जहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट हार्ड और वाटरी दोनों का मिक्स आता है। इसमें कई बार हमने कई मेडिसिन में ये भी पढ़ा है कि ऑल्टरनेटिंग स्टूल विथ कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, जैसे नाट्रम्यूर है या बहुत सारी दवाइयां हैं। तो उसमें क्या बेसिक है कि कभी तो डायरिया की स्थिति आ जाती है और कभी कॉन्स्टिपेशन की स्थिति आ जाती है, और ये चीजें अल्टरनेटिवली चल रहा होता है। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आईबीएस, जो कि आईबीएस एम में आएगा। आगे की स्क्रीन पे आते हैं। सो बेसिकली ये बता रहे हैं बार बार कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को चूज किया था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं पूरी रात बैठती थी और पानी की तरह स्टूल आता रहता था। यहाँ पे पॉज कर लीजिए। तो पूरी पूरी रात पानी की तरह स्टूल आता रहता था, मैं पूरी रात जागी रहती थी और मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं होता था किसी चीज से। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स चूज किए थे, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ये गई हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो एक चीज मेरे पास बोस्ट करने के लिए ये है कि इनके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत सारे थे, और इसके बाद ये होम्योपैथी में आई हैं। तो काफी सारे डॉक्टर से मिलने के बाद आई थी। तो कहीं ना कहीं एक तो वो जो सिचुएशन होती है ना कि लोग होम्योपैथी को चूज करते हैं हारने के बाद, तो वो वाला एक सिचुएशन था कि पेशेंट के पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस थे नहीं। तो इस वजह से भी हमें एक अच्छा खासा टाइम मिला ट्रीट करने के लिए, ट्रस्ट गेन करने का मौका मिला, और धीरे धीरे हम समझ पाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो क्या रही थी। अगर हम जनरली आईबीएस के बारे में बात करें कि आईबीएस कितना कॉमन है देश में या दुनिया में, तो दुनिया की 10% पॉपुलेशन आईबीएस के साथ जी रही है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में भी ये बहुत कॉमन है। अगर 3 लोग किसी कमरे में बैठे हैं तो उसमें से एक को आईबीएस जरूर है। तो ग्लोबल प्रेवलेंस और इंडियन प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। आईबीएस बहुत कॉमन है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। आईबीएस मोस्ट फ्रीक्वेंटली एज ऑफ 50 के अंडर में होता है लोगों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़े लोगों में ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यूथ जनता में ज्यादा दिखता है। 30, 35, 40, 45 की जो एज है ये ज्यादा प्रोन है, और इसमें वुमेन्स ज्यादा कॉमनली सफर करती हैं आईबीएस से। तो आईबीएस इज अ डिजीज जहाँ पे फीमेल्स ज्यादा प्रोन है और यंग एज को ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंटली जब हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो वो इसको किसी न किसी इन्फेक्शन से जोड़ रहे होते हैं, तो फ्रीक्वेंटली लिंक किया जाता है पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एलोपैथी जब इसको देखते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं बहुत अच्छे से, और यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ द जनरल ट्रीटमेंट विच इज अलाउड इन द वर्ल्ड। की ट्रीटमेंट जनरली एंटी स्पाज्मोडिक्स का होता है। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो लैक्सेटिव्स चलेंगे, यानी कि आपका स्टूल बहुत इजीली हो जाए, इस चीज के लिए एंटी डायरियल्स चलेंगे ताकि आपको डायरिया नहीं हो, और लो डोज एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाएंगे ताकि आप अगर डिप्रेशन में हैं तो वो चीज नॉर्मल हो जाए। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दिया जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो नहीं जानते वो इसको इस तरीके से समझें कि बार बार एक साइकोलॉजिकल सेशन होता है डॉक्टर के साथ, जहाँ पे ये समझा जाता है कि आपका स्ट्रेस फैक्टर क्या है, और धीरे धीरे उस स्ट्रेस फैक्टर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मानूं कि किसी की माँ से उस बच्चे की नहीं बन रही है और उस बच्चे को आईबीएस है, तो आप जब बार बार काउंसलिंग के सेशन करेंगे तो आप बार बार उनकी माँ का नजरिया उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और उस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे दिमाग वो उस चीज को मानना शुरू कर देगा कि हाँ शायद उनका बोलना इतना बुरा नहीं है मेरे लिए, और इस तरीके से हम उनके पेट को नॉर्मल हील करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द वे ऑफ साइकोलॉजी टर्म्ड एज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पे गट डायरेक्टेड हिप्नोथेरेपी भी होती है। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं।
अब हम केस पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो बेसिकली जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक फीमेल हैं जिनकी एज 42 ईयर्स है और एक गवर्नमेंट टीचर है। जैसा हम समझते हैं गवर्नमेंट टीचर का बेसिक काम है बार बार स्कूल में जाना, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट में है, तो इसका मतलब ये है कि इनको बार बार दूसरे दूसरे स्कूल्स में विजिट करना होता था, उनमें पढ़ाना होता था। लोअर मिडिल क्लास, सॉरी मिडिल क्लास के आसपास से हैं, तो स्कूलों को विजिट करके वहां पे खाना कितना पहुंच रहा है, वहां पे कैसे फैसिलिटीज हैं इनको चेक करना और उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना इनका बेसिक काम है। तो यहाँ पे बार बार रोज की भागा दौड़ी की जिंदगी थी इनकी। ठीक है। जो डायग्नोसिस डिजीज का था वो था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डी टाइप, आईबीएस डी। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इनको इस कंप्लेंट से 6 साल से ज्यादा हो चुका था जूझते हुए। तो 6 साल से सिम्टम्स ज्यादा थे। प्रॉब्लम्स उससे पहले भी थी, 2012-13 के आसपास से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, बट 6 साल से प्रॉब्लम ज्यादा थे, पेशेंट ज्यादा परेशान होने लगा था। शुरू शुरू में मेडिसिन लेके जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते थे उससे रिलीफ हो जाता था। बाद में एक टाइम आया जहां पे उससे भी रिलीफ मिलना बंद हो गया। दिन भर के 5 से 6 म्यूकोइड स्टूल्स पर डे पास होते थे एंड दैट वाज कंपलसरी। अब इमेजिन कीजिए कि 24 घंटे के टाइम में जब आपको बार बार भागा दौड़ी करके दूसरे दूसरे स्कूल में जाना है और विजिट जानी है, वहां पे आपके दिन भर में 5 से 6 स्टूल पास हो रहे हैं, एंड कुछ भी खाने के बाद या इवन पानी भी पीने के बाद स्कूल जाना पड़ता था। वीडियोस में आवाज नहीं आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सुन सकते थे। आप सब टाइटल पे ध्यान दीजिएगा, आप ये देख पाएंगे कि वहाँ पे प्ले पॉज मत कीजिए, प्ले मत कीजिए प्लीज। सो नेक्स्ट वीडियो में आप ये देख पाएंगे कि वो बोल रही होंगी कि पानी तक नहीं पी पाती थी मैं। तो आप सब टाइटल पे फोकस कीजिएगा, आपको दिख जाएगी वो चीज। जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल था वो सॉफ्ट था, स्कैंटी है और म्यूकोइड है। इंटॉलरेंस है मिल्क का, स्पाइसेस का और फ्राइड फूड का। तो अगर ये दूध ले लेती थी, स्पाइसेस किसी फॉर्म में खा लेते थे और या फ्राइड फूड ले लेते थे, तो इनको तुरंत ही स्टूल के लिए भागना पड़ता था। Patient has to wait a long time to defecate, itching around the anus and pain. स्टूल पास करने के दौरान इनको दर्द होता था, स्पेसिफिकली जब हार्ड स्टूल होता था तब पेन होता था। म्यूकस बहुत आता था, इवन कपड़ों पे दाग लग जाते थे म्यूकस से, तो ये म्यूकस से बहुत परेशान थे एंड इनको काफी लॉन्ग टाइम लगता था डिफिकेशन के लिए। सिम्टम्स वर्स हो जाते थे आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। सो सबसे पहले, क्योंकि आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ रेपर्टरी एंड रेपर्टरी कैन बी यूज इन बोथ वेज, थेराप्यूटिक भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी, तो मुझे ये लगा कि इस केस को थेराप्यूटिकली अप्रोच करना शायद एक अच्छा आइडिया होगा। आई डोंट नो व्हाई। प्ले कीजिए। मैंने इस केस को शुरू में थेराप्यूटिकली ही एनालाइज किया एंड आई वेंट विद द रिपोर्टरी बीबीसीआर। तो हमने, आप देख सकते हैं, पे रूब्रिक लिए थे। एनस एंड रेक्टम में पेनफुल, क्योंकि स्टूल पास करने के बाद पेन होता था। एनस एंड रेक्टम में इचिंग एनस है, क्योंकि खुजली होती थी। स्टूल एग्रावेशन एंड एलिबरेशन ईटिंग आफ्टर, खाना खाने के बाद परेशानी हो रही है। बार बार पेशेंट जा रहा है तो स्टूल टू फ्रीक्वेंट। स्टूल में म्यूकस आ रहा है तो स्टूल ऑफ म्यूकस। स्टूल स्कैंटी था बट फ्रीक्वेंट था, क्योंकि पेशेंट बार बार जा रहा है बट उतने अमाउंट ऑफ स्टूल पास नहीं हो रहा था, तो स्कैंटी बट फ्रीक्वेंट। कंडीशंस ऑफ एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन, ये बेसिकली बीबीसीआर का जनरलिटी चैप्टर है। ये कह रहा है कि मिल्क से एग्रावेशन होगा और नेक्स्ट में था स्पाइसेस से एग्रावेशन होगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सिर्फ नक्स ओमेगा वाज द ओनली मेडिसिन विच वाज कवरिंग ऑल द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। सारे के सारे रूब्रिक सिर्फ इस मेडिसिन से कवर हो रहे थे। बट फिर भी जो 14-15 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार ये पूछना चाहूंगा कि इफ दिस काइंड ऑफ केस अपीयर्स टू यू, आप इन सिम्टम्स के बेसिस पे क्या मेडिसिन दे सकते हैं या क्या देते। इफ यू वांट आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम तब तक नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे सबटाइटल पे फोकस कीजिएगा। पेशेंट ये बोल रहा है कि मैं पानी भी नहीं पी सकती थी, खाना खा लूं या पानी पी लूं तो मुझे आधे घंटे में जाना पड़ता था। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतनी जगह, शायद 2013 से मैं इतनी परेशान थी कि मैं, एक सेकेंड, आपने पॉज किया है? ओके। शायद वो हैंग हो रहा था, यहाँ पे पॉज कर लीजिए इसको। तो वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मैं बार बार, मतलब दूसरे दूसरे डॉक्टर्स के पास जाती रहती थी और मैंने बार बार अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट चूज किए थे, बट उसके बाद भी पेशेंट पे बहुत फर्क, उसके बाद भी मुझे बहुत आराम नहीं हुआ। चैट बॉक्स में मेरे पास दो ऑप्शंस आए हैं, नाट्रम कार्ब, नक्स वोमिका। थैंक यू फॉर योर आंसर्स। मैंने नक्स वोमिका को चूज किया था। Vivo V2338, सॉरी टू डिसअपॉइंट, हमने नाट्रम कार्ब चूज नहीं किया था। मैंने नक्स वोमिका दिया था पेशेंट को।
क्योंकि बीबीसीआर रिपोर्टरी एक तो थेराप्यूटिक रिपोर्टरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस तरीके से वर्क कर रही होती है कि आप थेराप्यूटिकली जो सिम्टम डालेंगे, जो फीड करेंगे, वो आपको मिल जाता है। मोस्टली थेराप्यूटिकली अच्छा काम भी चल जाता है, तो ठीक है, हमने नक्सोमिका को प्रेस्क्राइब किया था यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम ऑफ गिविंग नक्सोमिका, द पेशेंट डिड नॉट गिव दैट रिजल्ट विच वॉज बीइंग एक्सपेक्टेड। तो जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था माइंड में कि नक्सोमिका देते ही कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा, कुछ बहुत अच्छा चमत्कार हो सकता है, वो चीज नहीं हुई थी। देन आप जैसा देख सकते हैं, उसके बाद दूसरी दूसरी रेमेडीज भी थी। हमने इसके बाद चाइना चूज की थी, क्योंकि चाइना में मिल्क एग्रावेशन बहुत प्रोमिनेंट है। और पेशेंट का जो फिजिकल बिहेवियर दिख रहा था, मतलब जो फिजिकलिटी आप देखेंगे, तो बहुत पतली दुबली एक ट्यूबरकुलर फीमेल आपके सामने बैठी हुई है, जो कि सांवले हैं दिखने में। तो कहीं ना कहीं हमने उस चीज के बेसिस पे ट्यूबरकुलिनम एज एन एंटी एंटी माइasmatic भी चूज किया था। उससे भी बहुत रिजल्ट नहीं आया था। I can also see Aloy Socotrina and Moxol in the chat box. Okay. राम प्रवेश सर, मैंने एलोय सोकोट्रीना दिया था, थैंक यू फॉर योर आंसर। बट एलोय सोकोट्रीना से भी वो रिजल्ट नहीं आया था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम बात करते हैं कि म्यूकस बहुत आ रहा है, तो एलोय सोकोट्रीना जरूर आती है दिमाग में। बट अगेन एलोय ऑल्सो डिडंट गिव दैट रिजल्ट विच वॉज एक्सपेक्टेड। नहीं, हमने कैलकेरा कार्ब नहीं दिया था। आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमने केस को दोबारा से डिस्कस करने का चॉइस लिया, एंड इस बार हम फिजिकल जनरल्स पे ज्यादा फोकस करने वाले थे। फिजिकल जनरल्स एंड कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स हमारे पास थे, जो कि आपको अभी स्लाइड पे दिख रहे होंगे। द नेक्स्ट वाज हिकअप अकरिंग आफ्टर द कंज्यूमिंग ऑफ स्पाइसेस। तो जब भी पेशेंट कुछ भी तीखा तीखा खाता था, तो उसको बहुत तेज तेज हिचकियां आने लगती थी। सेकेंडली, बहुत छोटी एपेटाइट थी और बहुत डिक्रीज थर्स्ट था, तो थोड़ा सा ही खाते पेट भर जाता था, और थोड़ा ही पानी पीते हुए भी प्यास बुझ जाती थी। आई कैन सी क्रोटॉन टिग। नहीं सर, क्रोटॉन नहीं दिया था। आगे बढ़ते हैं। पेशेंट को मिल्क से प्रॉब्लम हो रहा था, सेम फ्राइड फूड से प्रॉब्लम हो रहा था, एंड स्पाइसी फूड से भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन डिजायर्स में सेम चीजें थी कि दूध से आराम, मतलब दूध पीने का मन कर रहा था, फ्राइड फूड खाने का मन कर रहा था, स्पाइसी फूड ही खाने का मन कर रहा था। इसके अलावा फ्रूट्स की डिजायर थी। पर्सपिरेशन स्कैंटी था और विथ थर्स्ट था, तो पसीना कम आता था और प्यास ज्यादा लगती थी। थर्मल रिएक्शन, शी इज अ हॉट पेशेंट, क्योंकि इनको ज्यादातर गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दियां उतनी टॉलरेबल होती हैं। गर्मियों में सिर दर्द और थोड़ी सी स्किन इचिंग भी होती थी। एंड नहाना पसंद था। थोड़े से मेंटल जनरल्स भी थे मेरे पास, कि हाइट से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, अगर ब्रिज को क्रॉस करना होगा तो नीचे देख के क्रॉस नहीं कर सकती। इसके अलावा एक रिजर्व्ड फीमेल है, बहुत ज्यादा अपने इमोशंस के बारे में या बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करती थी, थोड़ी सी चुप रहती थी, जिसको हमने डलनेस समझा था उस समय पे, कंफ्यूज समझा था। थोड़ा सा स्लो पेस में वर्क करती हैं और सॉलिट्यूड पसंद था। लास्ट 2 साल पहले जब इनका चाइल्ड बर्थ हुआ था, उसके बाद से मेंसेस नहीं आए थे। इस बार जो हमने सिंथेसिस रेपर्टरी को यूज किया था, आगे की स्लाइड पे आ जाते हैं। इस बार हमने सिंथेसिस रेपर्टरी को यूज किया था, और इन सिम्टम्स के बेसिस पे आगे एनालिसिस बनाया था। यहाँ पे पॉज कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास रूब्रिक थे: माइंड रिजर्व्ड, कंपनी अवर्जन टू, एंड सॉलिट्यूड डिजायर फॉर। फियर ऑफ हाई प्लेसेस, क्योंकि ऊंची चीजों से डर लग रहा था। फियर ऑफ क्रॉसिंग अ ब्रिज, क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा, ब्रिज क्रॉस करने से भी डर लग रहा था। देन स्टमक थर्स्टलेस, प्यास कम लग रही थी। मिल्क लेते ही डायरिया जैसी सिचुएशन आ गई थी। भूख कम लग रही थी। पसीना कम आता है। मेंसेस एब्सेंट थे। डिलीवरी आफ्टर कंप्लेंट्स थी। बेदिंग का डिजायर था। फूड एंड ड्रिंक्स में मिल्क डिजायर था, और स्पाइसेस से एग्रावेशन था। अब जब हम इन रूब्रिक्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सीपीआर वाज द फर्स्ट रेमेडी विच केम। नक्सोमिका एंड सीपीआर इन कॉग्निट रिलेशनशिप, तो फिर से दिमाग में आता है कि अच्छा ठीक है, नक्सोमिका की रिलेटिव मेडिसिन आ रही है, तो शायद बीबीसीआर वाज नॉट एंटायरली रॉन्ग, शायद सीपीआर चूज करनी चाहिए। अदर चॉइसेस में आप अगर देखें, तो यहाँ पे लाइकोपोडियम और पल्साटिला भी है। फिर मैं सेम चीज बोलूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं फिर से अर्ज करूंगा लोगों से कि जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो अब जो हमारे पास प्रोग्रेस आई है, जो अब हमें सिम्टम्स मिले हैं, उनके बेसिस पे बताएं कि आप क्या मेडिसिन देना चाह रहे थे। ओके, सो आई हैव गॉट एन ऑप्शन ऑफ पल्साटिला। मैं फिर से आपसे चाहूंगा कि आप यहाँ पे मतलब ये पेशेंट की लाइन पढ़ते जाएं। वो बोल रहे हैं कि मुझे आराम नहीं होता था, मैं कुछ भी खाती थी तो डर बना रहता था कि दिक्कत ना हो जाए। मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मुझे ये डर लगता था कि कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। मैं लेती हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। वजन भी उसी दौरान कम हो रहा था। पेशेंट हैज लॉट अराउंड 8 to 10 kgs ऑफ वेट, तो पूरे पूरे दिन भूखी रहती थी, तो वजन बढ़ने का चांस नहीं था।
अब एक ऑप्शन हमारे पास आया था पल्साटिला। किसी और को कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है? हम और क्या चूज कर सकते हैं यहाँ पे? सो अगेन हमने पल्साटिला दिया था यहाँ पे। एक मंथ के बाद सीपिया भी दिया था, नहीं सॉरी, सीपिया पहले दिया था, पल्साटिला उसके बाद आई थी। बट सीपिया और पल्साटिला दोनों से भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि मैं जिस तरीके से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉब्लम वहां पे है। ठीक है। बिकॉज आई बिलीव इन दैट फिलोसफी कि होम्योपैथी में प्रॉब्लम नहीं है, होम्योपैथ्स में प्रॉब्लम है। तो मैं अभी भी अपने में ही कमी खोज रहा था और मैं फिर से इस चीज पे जाने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे छूट क्या रहा है इस केस में। सिंस द पेशेंट वॉज ऑफ ए रिजर्व नेचर, बहुत ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, बट फिर भी अब क्योंकि ट्रीटमेंट को करीबन 4-5 महीने बीत चुके थे और हमें बहुत अच्छे कुछ रिजल्ट नहीं मिले थे, सिवाय स्टूल में किसी किसी दिन म्यूकस कम आ रहा था या किसी किसी दिन फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही थी, पेट का दर्द थोड़ा सा कम था, बट उसके अलावा कोई खास रिजल्ट ऐसा नहीं था हमारे पास जिसपे हम सब्सटैंशियली रिलाई कर सकें। तो फिर पेशेंट को हमने बिठा के, और क्योंकि मेरा ही केस है तो मैंने पेशेंट को क्लियरली बिठा के और बहुत क्लियरली इस बारे में बात किया कि मैम देखिए, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। कुछ तो ऐसा है जो शायद मुझे लग रहा है कि हमें नहीं पता और हमें पता होना चाहिए। तो शायद ये वो दिन था जहां पे हमने फर्स्ट टाइम एज अ होम्योपैथ बिहेव किया और फर्स्ट टाइम उनसे ये चीजें पूछने की कोशिश करी कि उनकी पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि थेराप्यूटिकली हम जितनी मेडिसिन का चॉइस कर सकते थे, वो सारी मेडिसिन हमें वो रिजल्ट नहीं दे रही थी जो शायद उनको देना चाहिए। बिकॉज ओके, राम प्रवेश सर से कह रहे हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम, नहीं सर, अर्जेंटम नहीं दिया था। एंड अभी आपको दिख जाएगा कि अर्जेंटम का केस ये था भी नहीं शायद। सो बेसिकली पेशेंट को वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं अब हम फर्स्ट टाइम उनकी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहे थे। तो फर्दर एक्सप्लोरेशन के बाद हमें ये पता चला कि ये बहुत एम्बिशियस फीमेल है, हाईली एम्बिशियस, सेल्फ ड्रिवन वुमेन है, हु एस्पायर टू कंटिन्यू हर प्रोफेशनल लाइफ इवन आफ्टर मैरिज। तो इसको अगर हम समझें तो इस फीमेल की शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क आ गया था। शादी से पहले की जिंदगी बहुत अच्छी थी। पढ़ा लिखा फैमिली, पढ़े लिखे घर वाले चाहते थे कि मेरा बच्चा और पढ़े, तो इस फीमेल को बचपन से काफी पढ़ने लिखने के प्रति प्रमोशन दिया गया है। शादी जिस घर में हुई है उस घर में पढ़ाई को लेके उतना प्रमोशन नहीं है। इनफैक्ट जमीन को लेके बहुत ज्यादा है कि मेरे बेटे की तो ऐसी जमीन है वाला हिसाब था। तो द फैमिली वॉज काइंड ऑफ, सो द फैमिली वॉज सम काइंड ऑफ इन अ प्री कॉन्शियस नोशन कि नहीं, हम तो पढ़ने में पढ़ने का जरूरत क्या है जब हमारे पास इतनी ज्यादा जमीन है तो। ठीक है। जो बेटा था उस घर का वो बहुत कुछ करता नहीं था, यानी कि इनके हस्बैंड कुछ बहुत ज्यादा करते नहीं है। दे रिलाई ऑन दैट ओनली। वाइफ जो है वो बहुत हाईली एम्बिशियस हैं, क्योंकि उनको उनके पढ़ाई के बेसिस पे टीचर की जॉब मिल रही थी, तो शी वॉज वेरी सीरियस कि नहीं, आई डिजर्व दिस, आई वॉन्ट दिस, और वो करना चाह रही थी। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली जो मैरिज लाइफ में शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ था, कि इनको प्रोफेशनल लाइफ चाहिए थी इवन आफ्टर मैरिज और इनके घर वालों को नहीं चाहिए थी। वाइल द एम्बिशन वाज शुरू शुरू में हस्बैंड ने इस पे बहुत रोक टोक लगाई, लेकिन धीरे धीरे शी रिसीव लिटिल टू नो सपोर्ट फॉर द सेम आफ्टर मैरिज। तो शादी के बाद बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला इस चीज पे। इनकी मदर इन लॉ, इनकी जो सास थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके साइड से है। ये सगी सास भी नहीं है तो दादी सास है बेसिकली जिनसे प्रॉब्लम थी। ये जो दादी सास है, इन्होंने एक बहुत डिफिकल्ट इमोशनल डिलेमा में डाल दिया। शादी के 3 से 4 साल के अंदर इनका पहला बेबी हो गया। बच्चा छोटा है। दादी सास ये बोलती हैं कि चाहे आप बच्चा रख लो और चाहे आप करियर चूज कर लो। तो फोर्स कर रही है एक चॉइस बिटवीन परस्यूइंग योर करियर और बियरिंग अ चाइल्ड। तो आपका बच्चा तो मैंने रख लिया, एंड अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप या तो बच्चा चूज कर लो और या तो करियर चूज कर लो। एंड इवन आफ्टर दिस द फीमेल चोज हर करियर। तो यहाँ पे फीमेल ने प्रायोरिटाइज किया है अपना करियर। ठीक है। तो एम्बिशन है, और उस एम्बिशन के बाद जब सप्रेस करने की कोशिश की गई है तो सप्रेशन को अस्वीकार करते हुए फिर से अपने करियर को ही प्रायोरिटाइज किया गया है। यहां से मुझे लगता है आपको इस मेडिसिन का क्रक्स समझ में आ जाएगा। चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं, हम इस पर डिस्कशन करते जाएंगे। तो इन्होंने यहां से भी अपना करियर प्रायोरिटाइज किया है, और ये इस चीज पे बात कर रही हैं बार बार कि नहीं, मुझे अपना करियर चाहिए। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान इनकी फैमिली इनको बिल्कुल अनसपोर्टेड छोड़ देती है, और यहाँ से इनको अपना फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना पड़ा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। इन्होंने खुद ही अपने आप को एडमिट किया था जाके हॉस्पिटल में, जब इनको प्रेगनेंसी का पेन होना शुरू हुआ था तब। वहां पे जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन इनके हस्बैंड, इनकी दादी सास और इनकी ननद आई थी, इनसे मिली, और उसके बाद वो लोग चले गए। ये अपने दूसरे बच्चे को खुद लेके
और अपना मतलब अपने आप को वहां से डिस्चार्ज करा के और फिर खुद ही घर आते हैं। ठीक है। तो वहां पे किसी ने इनका कोई सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके की सपोर्ट लोग एक्सपेक्ट करते हैं। करीबन 3 से 4 साल ये अपने पहले बेटे के बिना भी रहे हैं। तो वो लाइफ थोड़ी सी बहुत मतलब थोड़ी हार्श थी इनके लिए। सब्सिक्वेंटली जब अब अ, लोग कहते हैं कि कर्मा इज अ बिच, तो वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिखना शुरू हुआ हमें। सब्सिक्वेंटली कुछ सालों के बाद ड्यू टू डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन इनकी मदर इन लॉ का विजन चला जाता है। तो एट प्रेजेंट इनकी मदर इन लॉ का 80% विजन नहीं है। 80% वो नहीं देख सकते, तो करीबन करीबन ब्लाइंड मान लीजिए आप उनको। और उनका सारा का सारा ध्यान इनको रखना पड़ता है, ये जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, द पेशेंट। प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि सारी की सारी केयर गिविंग अब इनके ऊपर आ जाती है और कोई भी फैमिली मेंबर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको निभाना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आई कैन सी एन आंसर सीपीआर। लास्ट स्लाइड में मैंने बताया हमने सीपीआर यूज कर रखा था, लेकिन हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे। Despite repeated recollection of past rude and hurtful behavior direct towards her, she continues to care for her mother-in-law. तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, हम बात करते करते मैं कुछ रूब्रिक्स भी लेते चलता हूँ साथ साथ में ही। इससे पहले हमें एलिमेंट्स अब्यूज का मिला था, क्योंकि एज अ फीमेल, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ डोमिनेशन मिला था इससे जस्ट पहले वाले में। इस वाले में क्योंकि इनकी मॉम के साथ, सॉरी, इनकी सासू माँ की विजन चले गए थे और तो भी ये उनका ध्यान रख रही थी, तो एक रूब्रिक आता है मेरे दिमाग में, एंग्जाइटी कॉन्शाइंस ऑफ। कि आपका कॉन्शाइंस आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि जिस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया है आप उसको अभी भी छोड़ सको। क्योंकि जब मैंने बोला कि आप अपनी मदर इन लॉ को छोड़ दीजिए, तो इनका ये कहना था कि समाज क्या बोलेगा, मैं उनके जैसी नहीं हूं, मेरे में और उनके में क्या फर्क रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी कॉन्शाइंस बहुत क्लियर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज्ड, ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी इंक्रीज्ड, इस तरीके की कोई मेडिसिन आ रही है यहाँ पे। तो डिस्पाइट रिपीटेड रिकलेक्शन ऑफ पास्ट rude and hurtful behavior directed towards her, she continues to care for her mother in law. तो इनका मदर इन लॉ का ये ध्यान अब रखना शुरू कर चुकी हैं। एज हर कॉन्शाइंस डज नॉट परमिट अबैंडनमेंट, क्योंकि इनका कॉन्शाइंस अलाउ नहीं कर रहा है कि वो अबैंडन कर सकें। प्लाटिना इज नॉट अ मेडिसिन जो इतना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देगी। दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट हैज रिजल्टेड इन परसिस्टेंट ड्वेलिंग ऑन पास्ट इंडिग्नेशन। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से परसिस्टेंट ड्वेलिंग रही है ऑन पास्ट इंडिग्नेशन, मार्क्ड बाय। अब एक ध्यान दीजिए, ड्वेलिंग ऑन पास्ट इंडिग्नेशन लाइन लिखी है, मेरे दिमाग में रूब्रिक आ रहा है, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसअग्रेबल ऑकरेंसेस। पुराना मेरे साथ जो जो गलत हुआ है मैं उस चीज को बार बार दिमाग में रिप्ले कर रहा हूँ। मार्क्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, जैसा मैंने बोला, सेंस ऑफ ड्यूटी इंक्रीज्ड। सप्रेस्ड रीसेंटमेंट, यानी कि इमोशन सप्रेस है मेरे पास, और एंग्जाइटी ऑफ कॉन्शाइंस है। हर डिग्निफाइड कॉन्डक्ट, अनफुलफिल्ड एम्बिशन एंड एलिमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इंडिग्नेशन coupled with a strong moral compass clearly point towards the remedy picture, जो कि लास्ट में प्रेस्क्राइब की गई थी। डिग्निफाइड कॉन्डक्ट, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो आके जिस डिग्निटी के साथ हमारे सामने बैठते थे, जिस तरीके से बात करते थे, आई कांट अवॉइड दिस वर्ड डिग्निफाइड। अनफुलफिल्ड एम्बिशन, पेशेंट बहुत एम्बिशियस था, तो एम्बिशन इंक्रीज का रुब्रिक आप यहाँ पे ले सकते हैं। एलिमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इंडिग्नेशन, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया है। कपल्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग मॉरल कॉम्पस, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो मॉरल कॉम्पस है वो बहुत स्ट्रांग है। While narrating these events, she often laughed incongruously while describing painful memories. यहाँ पे एक रुब्रिक आपको और याद आना चाहिए, laughs on serious matters. उनके साथ जो जो हुआ है, जो इतना बुरा बुरा हुआ है, उसके बारे में बताते बताते वो हंसने लगते थे हमारे सामने, और जबकि वो बहुत सीरियस मैटर्स हुआ करते थे। तो देर कैन बी दिस रुब्रिक, लाफ ओवर सीरियस मैटर्स। येट बिकेम टीयरफुल व्हेन रिकॉलिंग पीरियड्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम ये था कि बच्चे से मुझे दूर किया गया। यहाँ पे कई बार वो ऐसी चीजें हमसे बोलते थे कि जब मुझे उस बच्चे से दूर किया गया ना, तो मैं दूसरों के बच्चों को देखती थी तो मुझे ये चीज रिकॉल होती थी, मुझे याद होता था कि यार काश मेरा बच्चा इस समय मेरे साथ होता तो मैं बहुत खुश होती। प्ले कीजिए स्लाइड को। ओके, एनाकार्डियम ओरिएंटेड, इसको यहीं पे पॉज कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले अब पूरी पूरी जो मेडिसिन के हमारे पास लिस्ट आए थे ना, मैं उनके थ्रू एक बार गो थ्रू करना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं किसी का फॉल्ट नहीं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
बीइंग बीइंग टॉकिंग अबाउट आईबीएस, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आईबीएस के केस में आपकी मेडिसिन क्यों नहीं चलेंगी वो बस समझाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ मेरे साइड से। कुछ गलती कर रहा हूँ तो जूनियर समझ के माफ कीजिएगा प्लीज। सो हमने फर्स्ट मेडिसिन यहाँ पे लिखी हुई है नाट्रम कार्ब। जब हम नाट्रम कार्ब की बात करते हैं तो नाट्रम कार्ब में कुछ रूब्रिक्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, जैसे फ्रिवलस। फ्रिवलस यानी किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना। चाइल्डिश बिहेवियर यानी कि बच्चों जैसा बिहेव करना। थर्ड उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है गवर्नमेंट फूडी या रेवेलेंट, सॉरी रेवेलिंग। तो यानी कि बहुत ज्यादा खाने वाला या खाने के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला। तो वो मुझे इस पेशेंट में कहीं मिला नहीं था। तो नक्सवामिका, ऑब्वियसली नक्सवामिका इज अ मेडिसिन जो कि मोस्टली गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बट अगेन नक्स में हमें कहीं ना कहीं वो एंगर, वो इरिटेबिलिटी या वो जील टुवर्ड्स गोल दिखना चाहिए था, जो इस केस से थोड़ा सा मिसिंग था। एलाउसोकोट्रीना इज अ वेरी थेराप्यूटिक चॉइस, बहुत अच्छा थेराप्यूटिक पर्सपेक्टिव हो सकता है। बट फिर माइंड पे बात करेंगे तो माइंड में एंटिसिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो शायद उतना प्रोमिनेंट नहीं था इस केस में। सो वी हैव मेनी ऑप्शंस। पल्साटिला इज अ गुड ऑप्शन इस केस में हो सकता था। बट पल्साटिला इसलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं वो रोना नहीं मिला हमें, या वो इजिली हर्ट हो जाने का जो नेचर है पल्साटिला का वो नहीं मिला, वो यील्डिंग डिस्पोजिशन नहीं मिला। सीपिया कैन बी अ गुड चॉइस, हमें भी शुरू शुरू में क्या सीपिया लग रहा था, बट सीपिया से ठीक नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए। बाद में ये चीज समझ में आई कि सीपिया इसलिए नहीं ठीक कर पाई क्योंकि कई चीजें हैं जो सीपिया की इस फीमेल में नहीं थी। सीपिया में डेल्यूजन पुअर है, तो सीपिया जब आपको सामने से दिखती है तो एक ऐसी फीमेल आती है जो बहुत अच्छे कपड़ों में नहीं आती है ज्यादातर। आई एम नॉट सेइंग इन ऑल ऑफ द केसेस, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम सीपिया बहुत अच्छे कपड़ों में नहीं आती, यानी कि डेल्यूजन पुअर को कैरी करके आती है। तो आपसे दब के बात करेगी, वो आपसे बहुत अच्छे से तैयार ना हो के आके बात करेगी, ऐसा वाला कुछ लगता है सीपिया में, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको धीरे धीरे दिखेगा कि सीपिया में इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं। सीपिया कहीं कि अपने फैमिली के बारे में ज्यादा सोचती है, एक रूब्रिक है इसका कि एंजाइटी फैमिली मैटर्स अबाउट, एंजाइटी ट्राइफल्स फैमिली मैटर्स अबाउट, इस तरीके का। तो वहां पे आपको सीपीआई ज्यादातर दिखती है, जो कि इस केस में नहीं था। इस केस में सारा था एम्बिशन के खिलाफ, और इसकी जो दादी सास ने इसके साथ किया उसके खिलाफ। प्लैटिना बिल्कुल नहीं हो सकता था ये केस, क्योंकि प्लैटिना का जो वो होता है ना कि प्लैटिना में एक रूब्रिक है कि आई कांट रिमेम्बर द वर्ड, बट प्लैटिना का एक रूब्रिक है ना कि वो आके आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे तंज कस देगा। अगर आप 2 महीने तक प्लैटिना को आराम मत दो तो तीसरे महीने आके आपको एक तंज मिल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। हंसते हंसते भी हो सकता है, लाइकोपोडियम होगा तो हंस के बोल देगा। बट प्लैटिना बिना हंसे बोल देगा कि कंटेम्पचुअस, द वर्ड इज कंटेम्पचुअस, रूब्रिक उसका वो है। तो प्लैटिना कहीं ना कहीं अपना कंटेम्पचुअस नेचर लेके ही आ जाता है। इस तरीके से आगे वर्क कर सकते थे इस चीज पे। कैलकेरिया कार्ब बोला गया था, नहीं इसमें वो एंजाइटी नहीं थी कि हम कैलकेरिया कार्ब सोच सकें। आगे चलते हैं। तो दूध घी जो कभी नहीं ले सकती थी वो मेडिसिन के बाद मैंने ले लिया। सारी चीज अब लेती हूँ, कोई चीज से नुकसान नहीं देती है। एंड कभी भी मेरा म्यूकस नहीं बंद होता था, वो मेरा म्यूकस बंद हो गया। तो नाउ द पेशेंट इज क्लियरली सेइंग कि पेट में मरोड़ होती थी वो अब नहीं हो रही है। द फाइनल एनालिसिस इज दिस। इसको यहाँ पे पॉज कर लीजिए। एंड राम प्रवेश सर ने बिल्कुल सही गेस किया था लास्ट में, जैसे ही हम इमोशन पे बात करने लगे सर ने बिल्कुल क्लियर गेस किया कि नाट्रम म्यूर का केस है। एंड यस दिस केस वाज नाट्रम म्यूर। लेटली हमने फिर नाट्रम से ही प्रेस्क्राइब करना शुरू किया था। मैं पहले रूब्रिक पे बात कर लेता हूँ। द फर्स्ट रूब्रिक विच वाज टेकन वाज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है कि आपके सामने गलत इमोशन को दिखा के असली वाले को छुपा लेना। तो ऐसे समय पे पेशेंट या तो नकली हंसी दे देता है, या तो किसी तरीके से इस तरीके का बिहेवियर देने लगता है ना कि आपको लगता है कि ये जो बिहेवियर दे रहा है ये नकली है, और इसके पीछे असली वाले को छुपा लिया उसने। दैट इज द वर्ड अफेक्टेशन। एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग इन मैरिज, शादी वाली जिंदगी में अब्यूज किया गया है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन स्पेशली बाय मदर इन लॉ, इस रूब्रिक में केवल 2 दवाइयां थी जिसमें से एक नाट्रम म्यूर था। एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्च्यून फ्रॉम रिवर्स ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक फीमेल शादी करके आती है तो ये सोचती है कि मेरा फॉर्च्यून मेरा हस्बैंड है, और वो बिल्कुल रिवर्स हो चुका था। एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन यानी कि डिग्निटी को बार बार चोट लगाना, ये इनके साथ बहुत बार हुआ। एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव, क्योंकि वो अभी भी जॉब करना चाह रही थी जबकि उनका बेटा उनसे बच्चा ले लिया गया था। डिग्निफाइड, ऑब्वियसली वो फीमेल बहुत ही डिग्निटी वाली थी। ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, वो पहले भी हमने डिस्कस किया कि वो लेना ही था इसमें। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंसेस, ड्वेल्स रिकॉल्स डिसएग्रेबल इवेंट्स, फियर ऑफ हाई प्लेसेस जैसा शुरू में उन्होंने बताया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। तो जब हम इन सारे रूब्रिक्स को जोड़ते हैं तो नाट्रम म्यूर कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है, और हमें साफ दिखता है कि हाँ ये केस नाट्रम का था। एंड तब वो
वो वाला रिएक्शन आता है कि वो तेरी ये केस तो नाटरम का था और हमें समझ में ही नहीं आया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम केस को, हमें लग रहा होता है कि हम इस केस से इतनी बार मिल चुके हैं, शायद हमें समझ में आ रहा है कि केस क्या है, बट लेटर ऑन फिर धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा होता है कि नहीं, ये केस वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे थे, ये केस तो दूसरी तरफ लेके जा रहा था। अगली स्लाइड पे आते हैं। अब अगर मैं फाइनल एनालिसिस में आपको ये दिखाऊं कि जो पीछे के सिम्टम्स हमने लिए थे, अगर वही हम लिए, कवर कर रही थी, जैसा मैंने बताया, मैंने इस केस में पहले चाइना भी दिया था। फीमेल जेनेटिलिया 6 डिलीवरी आफ्टर कंप्लेंट, डिलीवरी के बाद उनके मेंसेस बंद हो चुके थे इसलिए। फीमेल जेनेटिलिया 6 मेंसेस एब्सेंट, ईटिंग आफ्टर एग्रावेशन, स्टूल फ्रीक्वेंट, स्टूल में म्यूकस आना, इनवॉलेंट्री स्टूल स्पेसिफिकली नाइट में, जैसा वो बोले कि रात में पानी जैसा हो जाता था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लीन पीपल, क्योंकि बिल्कुल पतली दुबली थी। फ्राइड फूड्स एग्रावेशन होना और एग्रावेशन होना। हमने चाइना दिया था तो मैं बाद में यही नहीं समझ पाया कि चाइना गलत क्यों निकली, क्योंकि शायद चाइना, हम जिस नजरिए से देख रहे थे वो नजरिया कहीं ना कहीं गलत निकल गया। नाट्रम म्यूर का नजरिया था वो। आप देख सकते हैं सेम रूब्रिक्स में चाइना भी थी, लेकिन सेम रूब्रिक्स में नाट्रम भी था, जो शायद हम उस समय नहीं देख पाए थे। तो फिर लेटर ऑन हमने इस केस को नाट्रम म्यूर दिया था। 200 से शुरू किया था, 200 से असेंड करके 1 m। लेटर ऑन 0/3 से शुरू किया, फिर हमने इस केस को 0/3 पे रेगुलर रखा था। बीच में अगर हम बावेल नोसोड की बात करें तो हमने प्रोटीएस 200 से रखा था केस को। प्रोटीएस 200 रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ दिन पे दिया था, क्योंकि बावेल नोसोड में नाट्राम्यूर की कंप्लीट, सॉरी, नाट्राम्यूर की इक्विवेलेंट रेमेडी प्रोटीएस को बोला जाता है। एंड प्रोटीएस नोसोड है तो आपके लिंगरिंग कंप्लेंट्स को रिमूव कर देगा, तो इस वजह से प्रोटीएस ने इस केस में हमें रिलीफ दिया। उसके बाद फिर से जब नाट्राम्यूर 0/3 पे रखा गया तो केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। आपने एंड ऑफ जो पॉडकास्ट सुना वो कहीं ना कहीं फिर यही था कि अब मैं सब कुछ खा लेती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो लास्ट फॉलोअप जहाँ पे हमने केस को क्योर्ड घोषित किया, वहां पे अब ये पेशेंट हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से रह चुका था, जहाँ पे जीरो सिम्टम्स थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये केस हमारे पास पिछले 1.5 साल से था, और लास्ट के 3-4 महीने हम बहुत खुश थे कि अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तब हमने इनको क्योर्ड घोषित कर दिया था कि ठीक है, आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जा चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली डन बाय क्योर वेलनेस सेंटर। पॉज कर लीजिए इसको यहीं पे। क्योर वेलनेस सेंटर क्या है, मैं ये समझा देता हूँ छोटी सी भाषा में, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। सो क्योर वेलनेस सेंटर इज बेसिकली अ वेलनेस सेंटर विच इज इंटीग्रेटेड विथ होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा एंड डाइट। तो हमने, मतलब ये जो क्योर वेलनेस सेंटर है, इन्होंने इन सभी को इंटीग्रेट करके एक वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट शुरू किया था अपने लिए, जो कि आज के टाइम पे मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब आप इन सारी चीजों को जोड़ के और ट्रीट करने की कोशिश करते हो तो आप पेशेंट ऐसा होल लेके चल पाते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को एक्सरसाइज, डाइट, योगा, ये सब चीजें नहीं बताते हैं, लेकिन जब उसी फील्ड का स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर बैठ के बताना शुरू करेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब पेशेंट वो भी कर रहा है, हमने डाइट वाला पार्ट भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं पेशेंट एज अ होल कवर हो जाएगा। कई बार जब हम जॉइंट पेन के पेशेंट को लेके बैठेंगे या रूमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट को लेके बैठेंगे, तो वहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं बता पाते हैं, बट अगर एक योगा वाला साथ में बिठा के एक्सरसाइज करा दे, फिजियोथेरेपी वाला बैठ के एक्सरसाइज करा दे, तो पेशेंट को अपने आप उस चीज में थोड़ा थोड़ा फर्क समझ में आने लगता है। सेम गोस गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स में, अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट साथ में लेके चल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। क्योर वेलनेस सेंटर एक ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट देता है, एंड इट कैन बी अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड पर्सनल आइडेंटिटी। यहाँ पे बेसिकली जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें मेंटोरशिप और गाइडेंस देते रहते हैं, तो मेरे से सीनियर्स भी हैं यहाँ पे, तो वो हमें कहीं ना कहीं समझाते रहते हैं कि केस में गलतियां हो रही हैं तो उसको सुधारना कैसे है। आगे बढ़ते रहते हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ प्योर वेलनेस सेंटर, ही इज डॉक्टर अमन गोयल। ही इज एमडी इन होम्योपैथी एंड पीएचडी, मेरे कॉलेज से पीएचडी था सर का, होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से, जयपुर से। एंड ही इज अ वेरी बिजी प्रोफेशनल, ही ओन्स मेनी बिजनेसेस एंड ही इज इन अ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल हियर। तो ये बेसिकली हमारे सीनियर मोस्ट मेंटोर हैं जो हमें गाइड करते हैं इस चीज के लिए। बेसिकली लास्ट मोटो यही है हमारा कि मेडिसिन अलोन कैन नॉट क्रिएट द बैलेंस, बट अगर एक सिस्टम में हम चलते हैं ना, जहाँ पे हम सब चीज सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा अच्छे और ज्यादा मतलब लॉन्जेविटी वाले फर्क आपको दिख जाएंगे। तो बेसिकली माइंड एंड बॉडी अगर बैलेंस में है, परफॉर्मेंस, क्लैरिटी और रेजिलियंस है, तो अपने आप पेशेंट ठीक होना ही है।
और लास्ट का 2 मिनट लेते हुए, इसके बाद मैं 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर पे डालूंगा। तो लास्ट का 2 मिनट लेते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि जब भी हम आईबीएस के केस पे ट्रीट कर रहे हैं, तो आईबीएस में ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सिर्फ आई एम टेकिंग आईबीएस ओनली एज अ कैंपेन। एंड जब भी हम आईबीएस पे बात कर रहे होते हैं ना, तो आप आईबीएस में ओनली फिजिकल लेके नहीं चल पाते हैं। स्वप्निला, फर्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं जहाँ पे हमने बताया था कि आईबीएस क्या होता है। हाँ। इसके बाद जहाँ पे आईबीएस का डेफिनेशन लिखा हुआ है एक पॉडकास्ट के साथ वाले में। हाँ, यहाँ पे। सो बेसिकली अगर आप इस चीज को फिर से ध्यान से देखें, तो ये बोल रहा है कि ये फिजियोलॉजिकल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, क्रॉनिक फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब फिजियोलॉजिकल। आपका गट बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, इट डजंट फंक्शन करेक्टली लीडिंग टू अ डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट हो गया है ब्रेन गट एक्सेस में। तो ब्रेन गट एक्सेस का जो डिस्कनेक्ट है वो जनरली किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ होता है। आप जब भी किसी आईबीएस के पेशेंट से मिलेंगे, स्पेसिफिकली जब आप आईबीएस डी टाइप के किसी पेशेंट से मिलेंगे, तो इन पेशेंट से जरूर इनका ट्रॉमा शेयर कीजिएगा, आपके केसेस में काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रॉमा जरूर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम आईबीएस डी टाइप की बात करेंगे, तो वहां पे जैसे सर ने एक बड़े बड़ी अच्छी मेडिसिन बोली थी, अर्जेंटम नाइट्रिकम। जब हम अर्जेंटम नाइट्रिकम की बात कर रहे होते हैं ना, तो आप हमेशा देखिएगा ये पेशेंट आके आपके क्लिनिक पे क्या बोल रहे होते हैं ना, कि इनको कार चलाते समय डर लगता है कि ये कहीं ठुक ना जाए। इनको बार बार म्यूकस आ रहा होता है, इनको परफॉर्मेंस का डर लगा होता है कि मैं परफॉर्म करते करते मतलब बोल पाऊंगा कि चुप हो जाऊंगा। इनकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे होते हैं। वो इनको डांट नहीं रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनको कंपटीशन लगा होता है कि मुझे इनसे अच्छा करना है, या कम से कम इनके जैसा करना है। आई एम रिसेंटली ट्रीटिंग अ केस जो कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है, मैं उस केस में बता सकता हूँ आपको। जो सबसे छोटा भाई है ना, उसको अर्जेंटम दे रहे हैं हम। उनके बड़े भाई पुलिस में एसआई हैं। उसकी बड़ी बहन वो भी पुलिस में एक अच्छी पोजीशन पे है। एंड इनके फादर जो है वो भी पुलिस में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये जो बेटा है ना, इसको आज तक किसी ने डांटा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, क्या कर रहे हो, ऐसा वाला। बट एक रूब्रिक है अर्जेंटम का ना, कि इवन काइंडली एडमोनिशन दिया जाएगा ना, काइंडली रेप्रिमेंड दिया जाएगा, तो भी अर्जेंटम को बुरा लग जाएगा। तो प्यार से भी अगर किसी ने बोला ना कि यार तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए कॉलेज में, तो पेशेंट को बुरा लगने वाला है। एग्जाम जब आने वाला होता है तो पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है। जिस दिन कार लेके जाना होता है ना रास्ते पे, उस दिन जरूर पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है। उस केस में हमने अर्जेंटम दिया है, और बाय टचवुड अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेटर ऑन हम इस केस को जरूर डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही एक आईबीएस का एक और केस है हमारे पास, जो हम बर्बेरिस वल्गैरिस से ट्रीट कर रहे हैं। अब अगेन इट इज अ वेरी मतलब बहुत अजीब लगेगा सुनने में कि बर्बेरिस कैसे। बट बर्बेरिस इज अ फीमेल जिसको इसकी फैमिली ने हमेशा फीमेल होने की वजह से दबाया होता है। तो बर्बेरिस में जो मोस्टली सिम्टम्स आते हैं ना, उसमें आपको दिखेगा कि एक ऐसी फीमेल है जिसको फीमेल होने की वजह से दबाया गया है, उससे वो सारी चीजें छीनी गई हैं। और अब वो उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है बार बार। तो ये अपनी मदर के अगेंस्ट होती हैं, ये अपनी पहले की फैमिली के अगेंस्ट होती हैं, और जनरली शादी के बाद वाले को सपोर्ट कर रही होती हैं। कुछ कुछ ऐसा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा होता है बर्बेरिस वल्गैरिस में। सो ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। स्लाइड को क्लोज कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। पक्का। लिख रहा हूँ मैं। हाँ जी, डॉक्टर मनीष, आपने बहुत अच्छे से केस बताया आईबीएस का, और एक जो क्वेश्चन आंसर राउंड आपने रखा, उससे हमारा दिमाग भी चला कि क्या मेडिसिन हो सकती है, और किस तरह से हम उसको केस को एनालाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें एंगल्स आए कि किस तरह से हम केस को देख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने बताया, बहुत सारे मायराइड ऑफ सिम्टम्स होते हैं, और उसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि एक पॉइंट पे आके सीपिया, पल्सिटेला, नैट्रम, इग्निशिया या इवन अर्जेंटम और भी जो ऐसे रेमेडीज हैं वो एक जैसी लगती हैं, तो हमें बिल्कुल। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते कई बार टाइम लग जाता है। और जो बिल्कुल। इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो हम कई बार एक्यूट मेडिसिन से ऑब्वियसली मैनेज कर सकते हैं, और लेटर ऑन हम वी कैन शिफ्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। तो काफी सही अच्छी बात। केस प्रेजेंटेशन आपने दिखाई विद रूब्रिक सिलेक्शन और पूरा जो सॉफ्टवेयर से आपने प्रिपरेटाइज किया। तो है यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी है, एनी बुक्स ऑन बोवल नोसोड्स? पैटरसन की बुक है बाबेल नोसोड पे। मुझे पूरा नाम नहीं याद है, बट द वर्ड पैटरसन, इफ यू टाइप विद द वर्ड बाबेल नोसोड, तो आपको बुक मिल जाएगी। द वर्ड इज पैटरसन। मैं स्पेल को टाइप कर देता हूँ, मैसेज में हाँ जी आपके लिए हेल्प बिल्कुल। हो जाएगी। बिल्कुल। द बुक इज पैटरसन बाबेल नोसोड, वो आपकी हेल्प कर देगी। स्पेसिफिकली जब आप पेट के केसेस को देख रहे हैं ना, जहाँ पे आपको ऐसा मिल रहा है पेशेंट को डायरिया हो रहा है बार बार, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बार बार, बाबेल नोसोड आपकी हेल्प कर सकते हैं।
स्पेसिफिकली जैसे आपको अगर ये दिख रहा है कि मेडिसिन सल्फर थी लेकिन सल्फर ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, तो सल्फर का जो कंटेम्प्रेरी बाविल नोसोड है, जैसे लाइकोपोडियम का है गार्टनर, जैसे नाट्राम्यूर का है प्रोटियस, तो वैसे ही आपको जो भी उसके बाविल नोसोड समझ में आते हैं आप उसको 30 पोटेंसी में एक बार कांस्टेंट रिपीट करके 15-20 डेज तक के लिए, और फिर वापस से आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे आ जाइए, सल्फर पे नाट्राम्यूर पे जो भी आपको लग रही थी, तो वहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो बावल नोसोड कई बार अटके हुए केसेस को चलाने में हेल्प कर देते हैं, स्पेसिफिकली गट में तो मैंने देखा है। तो गट का मैं जानता हूँ कि पेट वाले केसेस में आपको हेल्प कर सकते हैं बावल नोसोड। तो हाँ वी यहाँ कैन यूज पे दैट। हाँ यहाँ पे जैसे कि जैसे आईबीएस के केसेस होते हैं या फिर इवन क्रोन्स डिजीज के केसेस है, इसमें राइट। गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब्ड भी बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ बिल्कुल। ऐसी मेडिसिन आप बताएंगे, जैसे प्री प्रोबायोटिक्स हमारे पास एलोपैथी में होते हैं, तो हम हम्म। होम्योपैथी में कुछ इसका ऑल्टरनेटिव जो आप यूज करते हो या एनीथिंग। ठीक है। देखिए, जब भी हम इस तरीके की बात कर रहे होते हैं ना, तो एक तो हमें ये समझना होगा कि जब आप देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप प्रीबायोटिक का प्रोबायोटिक देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक मदर टिंचर आई नो वेरी वेल इज अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा का मदर टिंचर इज वेरी गुड व्हेन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आईबीएस डी टाइप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है बॉडी से। यस अल्फा अल्फा यस। मदर टिंचर आपकी उस चीज में मदद कर देता है जब भी लीकी गट की बात कर रहे होते हैं हम। सेम गोज जब हम आईबीएस सी टाइप से डील कर रहे हैं, तो वहां पे लीकी गट के साथ साथ नींद की प्रॉब्लम होती है, बॉडी के एनर्जी लेवल की बात होती है, पेशेंट बार बार ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा होता है। यहाँ पे कोई लिवर रेमेडी आपका एज अ प्रीबायोटिक हेल्प कर सकता है। यस मैं अभी भी वर्ड यस। प्रोबायोटिक यूज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एज अ प्रीबायोटिक लिवर रेमेडीज आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम कार्डुअस के मदर टिंचर की बात करेंगे तो दैट कैन हेल्प यू। यस। अवेना सटाइवा कैन हेल्प यू। तो अवेना सटाइवा का मदर टिंचर मैं जनरली देता हूँ जब हम लॉस ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ स्लीप की बात कर रहे होते हैं, तो उस चीज में हेल्प कर सकता है। ड्रॉप्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना होता है, कभी कभी यूज करना होता है, बट इट कैन हेल्प। यस। और जैसे अगर आपने हम लिवर पे इंडिकेट किया, लिवर की उसमें जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखी है, नाट्रम सल्फ एक बायोकेमिक रेमेडी है जो जो लिवर बहुत अच्छा की जो रिजल्ट देती है। उसको है इम्बैलेंस को ठीक करता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में राइट। लिवर डिस्टर्ब होता है। तो वहां पे हम्म। नाट्रम सल्फ एक्ट एज वो जो हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उसमें वो उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी, फैट को मेटाबोलाइज जी। करने में बहुत हेल्प करता है। और एक, अगर आपको साथ में हाइपर एसिडिटी है तो नाट्रम फॉस ऑल्सो हम्म। वर्क्स वेरी वेल। तो इस राइट। तरह की कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज भी हम आईबीएस और उसके केसेस में दे सकते हैं, क्योंकि आईबीएस दे के केस सकते हैं। बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, पेशेंट परेशान बहुत होता हम्म। है। और वो बिल्कुल। यही आता है कि हम मेडिसिन इतने टाइम से खा रहे हैं लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। होम्योपैथी कैन गिव देम एन एक्सीलेंट ऑप्शन। ग्रेट रिजल्ट, तो बिल्कुल। क्योंकि मैं यस। अभी भी इस समय पे, मतलब माय पीएचडी थीसिस इज ऑन आईबीएस। आई हैव 18 केसेस ऑफ आईबीएस राइट नाउ एट द सेंटर। आई एम वेरी यस। थैंकफुल टू द सेंटर कि वो मुझे इतने पेशेंट्स दे पा रहे हैं। बट अच्छा लग रहा है जब आप धीरे धीरे और पेशेंट से मिल रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है कि अब मतलब मैनेजिंग मेडिसिन जैसा कुछ नहीं होता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल तक जहां पहुंचेंगे, वहां से वो केस ऐसा मैजिकल सा रिजल्ट देगा कि समझ में ही नहीं आता बिल्कुल कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है कोई। बिल्कुल बिल्कुल अ, बिल्कुल। मैं इस पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट कैन हेल्प इफ वी आर ट्रीटिंग एन आईबीएस सी केस। तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 200 mg करके अगर आप देना चाहें रेगुलर, या फिर अगर आप विटामिन D3 और B12 की कमी देख रहे हैं और उसको छोटी छोटी मात्रा में सप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो इट कैन ऑल्सो हेल्प योर केसेस। क्योंकि यस। बहुत सारे केसेस में न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी होती है, बिल्कुल। तो उस चीज में हेल्प हो जाएगी। थैंक यू नेहा कक्कर। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर मनीष सिंह आजाद। नाम तो थैंक यू बहुत सर। अच्छा है, सुंदर है। हालांकि मेरा भतीजा है। और पापा और हम जो है रिपटरी तो नहीं पढ़े, डिप्लोमा में रिपटरी नहीं था, जी लेकिन सर। हम लोग मन में रिपटरी रखते थे। आपने आईबीएस का केस जो डील किए बहुत सुंदर। और आईबीएस के लिए चार पांच मेडिसिन बहुत अच्छा होता है, जैसे नक्स भूमिका, जैसे आपने सीडीएम, सीडीएम टाइप्स ऑफ आईबीएस बताए, सीडीएम है ना। तो हम्म। नक्स भूमिका जो बहुत बढ़िया मेडिसिन होता है, इरिटेबल आईडी आईबीएस है ना। जी सर। लेकिन उसके साथ एंगर जुड़ा रहता है ना। यस सर। हाँ, अर्जेंटम नाइट्रिकम का आईबीएस जो होता है, तो वो भी बहुत बढ़िया है, एंजाइटी रहता है, लेकिन उसके जी साथ सर। फियर जुड़ा हुआ रहता है, फियर जुड़ा हुआ रहता है। लाइकोपोडियम का जो है आईबीएस होता है,
तो उसके साथ कॉमन गैस वर्ड मीनिंग डोमिनेंट याद कर, रहता वर्ड है ना। मीनिंग बुक वाले और वर्ड पल्सेटला का, अभी लिख लो, हेलो बस ये खत्म हो जाए फिर हेलो लिखते हैं। हेलो, पल्सेटला का सहानुभूति जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन नेट्राम्यूर जो है वह फैमिली से क्रश व्यक्ति होता है, सास सास से बहू का डर, है ना। जी सर। ये नेट्राम्यूर का पेज है, इसी आधार पर हमने नेट्राम्यूर आपको दिया, लिखा था बोले वहां कि पे। जो है, बिल्कुल। है ना। तो जी यह सर। नेट्राम्यूर इज द सुटेड आईबीएस पर बहुत अच्छा आप बताए। और आईबीएस थैंक का यू सर। केस तो हमेशा आते रहता है, चाइना भी यस सर। बहुत अच्छा, चाइना भी बिल्कुल। बहुत अच्छी दवाई है, येलो सही भी बात है है। सर। तो हम्म। बहुत बहुत बधाई हो मनीष जी। धन्यवाद सर। और आप हर केस बड़ी बढ़िया से डील करते हैं, मेरा हमको बहुत खुशी होती है कि आप जो है, थैंक यू हम सर। अपना बेटा को ही बताते हैं कि देखो मनीष और राजा एक साथ पढ़ता था कोटा में। अब जी मनीष सर। चला गया, वो बॉम्बे घूम रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक है, ठीक, ओके, वेरी ठीक है वेरी सर। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes. एक क्वेश्चन है कि कुर्सी यूज कर सकते हैं कि नहीं। मैंने रिप्लाई तो कर दिया, बट मैं फिर भी बताना चाहूंगा। कुर्सी इज अ मदर टिंचर विच कैन बी यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन केसेस स्पेसिफिकली, लेकिन कंट्रोल डोजेस में यूज कीजिए, क्योंकि फिर वही कुर्सी कैन बी, जैसे कुर्सी हुआ चाहे कालमेघ हुआ, बार बार यूज करने से आप पेशेंट में आदत डाल रहे हैं। तो जब आप इसका रिमूवल करेंगे तो फिर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन करेगा। तो ऐसी मेडिसिन का यूज तभी करें जब जरूरी हो। जब आप जैसे नक्स दे रहे हैं बट नक्स से उतना अच्छा पेशेंट का पेट साफ नहीं हो रहा है, तो फिर कभी कभी कालमेघ या कभी कभी कुर्सी दिया जा सकता है। 10 ड्रॉप्स इन 1/4 कप ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप्स इन 2 स्पून ऑफ वाटर, ये चल सकता है, बट कभी कभी। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष का आज के सेशन के लिए। बहुत ही बढ़िया सेशन, वंडरफुल सेशन रहा। और आगे भी आशा करती हूँ इसी तरह के केसेस और सेशंस हमारे साथ लेके आएंगे। डॉक्टर मनीष, आप प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जरूर मैम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो उसमें भी पूछ सकते हैं। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष का। डॉक्टर मनीष का नंबर भी हमने कर दिया है, जो भी और कोई क्वेश्चन है वो वहां से डायरेक्टली उनसे छपिए उस पे पूछ सकते हैं। तो आज का हिंदी सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर राजिनी मालियाकल को। धन्यवाद।